सीबीआई इंस्पेक्टर अपनी सरकारी गाड़ी से किसी केस की विवेचना के लिए किसी जरूरी काम से जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है और ढाबे पर वो अपने ड्राइवर से कह कर के गाड़ी रुकवा लेते हैं। तब वो गाड़ी से उतरकर ढाबे के अंदर जब खाना खाने के लिए प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक महिला जो खाना परोस रही थी, उसकी चेहरे पर जब उनकी नज़र पड़ती है तो वो एकदम से चौंक जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। और वो महिला जैसे ही उनके लिए देखती है सीबीआई इंस्पेक्टर को, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भी एकदम से हाथ जोड़ करके रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। आखिर उस महिला का और सीबीआई इंस्पेक्टर का क्या संबंध था, क्या रिलेशन था, और वो उनसे क्यों माफ़ी मांगने लगी थी, क्यों हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रही थी और रो रही थी, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप इस कहानी को जरूर सुने। क्योंकि एक चंदू नाम का व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता था। चंदू पढ़ने में बड़ा होशियार था, दिखने में इतना सुंदर नहीं था लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार था। चंदू कॉलेज में जब पढ़ने के लिए जाता था तो इंटर की परीक्षा पास करने के बाद उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमें लगता है कि हम तुम्हारा विवाह कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंदू कहता है कि नहीं पिताजी, अभी मुझे पढ़ना है, आगे और कुछ पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करूँगा। चंदू के माँ बाप कहते हैं कि बेटा पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है और तुम पढ़ाई की बात रही तो शादी के बाद भी पढ़ते रहना, हम तुम्हें पढ़ाई से नहीं रोकेंगे। जब चंदू के माँ बाप ज़्यादा कहते हैं तो चंदू शादी के लिए राजी हो जाता है। और फिर चंदू के रिश्ते जब आने लगते हैं तो एक व्यक्ति गांव का होता है, वो चंदू के लिए एक रिश्ता लेकर के आता है। जो लड़की का नाम सुनीता था और वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, वो भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन चंदू की पढ़ाई जारी थी, उधर सुनीता भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिन के बाद इनका विवाह हो जाता है। चंदू का सारा फोकस जो था वो अपनी पढ़ाई पर था, क्यों मैं कुछ आगे पढ़ लूँ और मैं कुछ बन जाऊँ, तब घर गृहस्थी को देखूँगा। लेकिन उसकी जो पत्नी थी सुनीता, जिससे चंदू का विवाह हुआ था, वो बहुत मॉडल टॉप की लड़की थी। वो हर समय अच्छी अच्छी फैशन में रहना पसंद करती थी, अच्छे लोगों के साथ घूमना पसंद करती थी और ऊंचे ऊंचे उसके ख्वाब थे, ऊंचे सपने थे। वो ये नहीं देख रही थी कि हमारे पति की आय कम है या ज़्यादा, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं। वो हर समय अपने पति चंदू से डिमांड करती रहती थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, कि मुझे महंगा फ़ोन चाहिए, कि मुझे कहीं दूसरी जगह घुमाने ले चलो, कहीं शॉपिंग पे ले चलो, कहीं मूवी देखने ले चलो। लेकिन चंदू उनकी इन बातों से बहुत परेशान रहता था। चंदू कहता था कि देखो भाई, मेरा पूरा ध्यान इस समय पढ़ाई पर है और मैं पढ़ाई में जरा सा भी चूक गया तो मेरी पढ़ाई का पैसा बर्बाद हो जाएगा और मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। इसलिए ये तो समय आगे कभी आएगा तब देख लेंगे, अभी हमें जिस कार्यों को करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सुनीता अपने पति चंदू की एक बात नहीं मानती है और अपनी सहेलियों से फ़ोन कर करके कहती है कि मुझे तो ऐसा पति गंवार मिल गया है जिसमें ना तो कोई फैशन है, ना कोई अच्छा कार्य करता है, ना मुझे कहीं घुमाने ले जाता है। और वो इस बात को सोच सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। उसकी सहेलियां हैं, वो भी उसे उकसाती हैं कि अरे तेरा पति कैसा है, हमारे पति को देखो, हर रोज तीसरे दिन हम लोग मूवी देखने जाते हैं, देखो मेरे पास आईफोन है, हम महंगी महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, अच्छे अच्छे ऊंचे मॉलों में शॉपिंग करते हैं, लेकिन तेरी तो किस्मत खराब है, तेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हो गया। ये बात सुन सुन करके उसका दिमाग और भी सुनीता का खराब होता है और फिर अपने पति से वो झगड़ने लगती है कि तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करते। लेकिन सत्य बात तो ये है कि पत्नी के लिए पति की आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और पति की जितनी आय है उसी के अनुसार पत्नी को डिमांड करनी चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि पत्नी की आय चाहे कितनी भी हो या ना हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपनी शौक से मतलब है, उन्हें अपने खर्चे से मतलब है। सुनीता रात दिन झगड़ती रहती थी अपने पति से, लेकिन चंदू उसकी तरफ ध्यान ना दे करके
अपनी पढ़ाई पर फोकस करता था और धीरे धीरे वो ग्रेजुएट कर लेता है और उसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू कर देता है। तब वो कहती है सुनीता कि देखो तुम पढ़ने जाते हो तो मुझे भी पढ़ना है, मेरा भी यहाँ एडमिशन करवाओ। चंदू कहता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो सही है, तुम भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। और वो सोचता है कि अगर ये पढ़ाई करने लगेगी तो हो सकता है इसका दिमाग पढ़ाई में लगा रहे, मुझे ज़्यादा परेशान ना करेगी। लेकिन यह सोच करके चंदू ने उसका भी एडमिशन एक कॉलेज में करा दिया। अब वो अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ में रहती है। वहाँ के जो लड़के होते हैं जो फैशन दिखाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से घूमते हैं, उनको देख करके उसकी नज़रों में उसकी पति की कोई वैल्यू नहीं रहती है। वो अपने पति को जीरो समझने लगती है और फिर वो सोचती है कि ऐसे पति से तो बिना पति के सही हैं, मैं किसी प्रकार से ऐसे पति से छुटकारा पा लूं तो फिर मेरा जीवन बड़ा ही अच्छा कटेगा। यह विचार करके सुनीता जिस कॉलेज में पढ़ती है वहीं एक लड़के से दोस्ती करने लगती है और धीरे धीरे उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। जैसे ही 1 साल नहीं बीत पाती तब तक उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो दोनों भागने का प्लान बना लेते हैं। सुनीता अपने दोस्त के साथ, जो प्रेमी उसका स्कूल का था उसने बनाया था, उसके साथ वो एक दिन भाग जाती है। इधर चंदू को पता लगता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ करके भाग गई है क्योंकि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता था इस वजह से। अब वो इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहता है। अपने ससुराल वालों को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारी लड़की हमें छोड़ करके चली गई है क्योंकि उसकी जितनी भी ज़रूरतें थी, डिमांड थी, मैं पूरी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर था। उसके ससुराल वाले भी उस लड़की को बहुत ढूंढते हैं लेकिन उस लड़की का कहीं पता नहीं चलता है। इधर चंदू पढ़ते पढ़ते लगभग 2 साल और बीत जाती हैं अपनी तैयारी करते करते। तब एक जगह निकलती है और वो अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर देता है और वो सीबीआई इंस्पेक्टर बन जाता है। सीबीआई इंस्पेक्टर बनने के बाद वो अपनी ड्यूटी करने लगता है और इधर वो लड़की जो चंदू को छोड़ करके अपने कॉलेज के प्रेमी के साथ भाग गई थी, उसने 3 महीने तक तो अपने पास रखा और उसके बाद एक होटल में ले जा करके बेच दिया और फिर वह देह व्यापार में उसने धकेल दिया। अब वो मजबूर हो गई। वहाँ पर जब उसके साथ कस्टमर आते थे तो उसकी जो होटल में जो कर्मचारी थे वो उसकी मार लगाते थे, जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनवाते थे क्योंकि होटलों में केवल बड़े बड़े लोग जाते हैं और उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है। इस वजह से वो सुंदर लड़की के लिए ही डिमांड करते हैं और सुंदर लड़की चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना मिले। अब वो लड़का होटल में ले जाकर के वो अपनी प्रेमिका को, यानी चंदू की जो पत्नी थी, उसे बेच देता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। कुछ दिन के बाद में जब लगभग 5 साल बीत जाती हैं, 5 साल के बाद में वही सुनीता वहाँ होटल से निकल करके कहीं दूसरी जगह सप्लाई की जा रही थी तो रास्ते में उसे मौका मिलता है और वो होटल से भाग करके, उन लोगों की चुंगल से भाग करके शहर में चली जाती है। वो लोग काफ़ी ढूंढते हैं उसे कि ये लड़की कहाँ गई, कहीं ऐसा ना हो हमारी पोल खोल दे होटल की। लेकिन सुनीता कहीं ढूंढने से जब नहीं मिलती है तो सोचने लगती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, जो मेरा प्रेमी था, मैंने जिससे प्यार किया था, उसने मुझे होटल में ले जाकर के बेच दिया, पति को मैंने पहले ही छोड़ दिया था और अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मायके वाले भी मुझे अपनाएंगे नहीं, पति भी अपनाएगा नहीं, प्रेमी ने मुझे बेच दिया है, अब मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। ये विचार करके बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगती है। तभी वो रोड किनारे एक ढाबा बना होता है, वहाँ पर बैठी होती है और रो रही थी। तभी जो ढाबे का एक मालिक होता है वो बड़ा दयालु व्यक्ति था। उसने देखा कि एक लड़की यहाँ बैठी हुई रो रही है, आखिर इससे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्यों रो रही हो। तब वो ढाबे का मालिक उसके पास जाता है और कहता है कि बेटी तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है मुझे बताओ। तब वो पहले तो उससे मना करती है कि कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन वो उसे डाउट होता है कि ये लड़की परेशान है और इसका चेहरा उतरा हुआ है और इसके तन पर वस्त्र भी साफ नहीं है। तब वो कहता है कि बेटी देखो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पिता के जैसा हूँ और तुम्हें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम ढाबे के अंदर चलो, यहाँ क्यों बैठी हो धूप में, और जो भी समस्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। जब उसकी ऐसी बातें वो सुनती है तब वो
होटल के अंदर, उस ढाबे के अंदर जाती है और उस ढाबे के जो मालिक होता है उसे पूरी बात बताती है कि मेरा विवाह एक चंदू नाम के लड़के के साथ में हुआ था, लेकिन वो हर समय पढ़ाई में व्यस्त रहता था और मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता था। और मैं एक कॉलेज में पढ़ने जाती थी तो एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई और फिर मैं अपने पति को छोड़ करके उस लड़के के साथ भाग गई। कुछ दिन तो उसने मुझे अपने साथ रखा, प्यार किया, उसके बाद मुझे एक होटल में ले जा करके बेच दिया। वहाँ मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता था, बहुत दरिंदगी होती थी। मेरे लिए वो लोग मारते पीटते थे और पूरी पूरी रात के लिए मुझे बुकिंग कर दिया करते थे। लेकिन जब मुझे उस होटल से दूसरे होटल में ट्रांसफ़र किया जा रहा था तभी मुझे मौका मिल गया और मैं मौका पा करके वहाँ से भाग आई हूँ। अब ना तो मैं अपने मायके जा सकती हूँ, ना अपनी ससुराल जा सकती हूँ और प्रेमी मुझे पहले ही बेच गया है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगूँ और कैसे मैं रहूँगी। ये सुनकर के वो होटल का मालिक बड़ा दुखी हो जाता है, कहता है कि बेटी तुमने बहुत बुरा किया। कहते हैं कि बिन विचारे जो करे पाछे फिर पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। जो व्यक्ति बिन सोच विचारे अगर कोई गलत काम उठाता है वो जीवन में सिर्फ पछताने के अलावा उससे कुछ भी हाथ नहीं लगता। और तुमने जो किया है वो बहुत शर्मसार काम है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो अपने पति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि पति की जितनी आय होती है वो उतना ही खर्च करता है, क्योंकि उसे आगे भविष्य में दिखाई देता है कि मैं आज ये खर्च करूंगा तो कल कहाँ से लाऊंगा। इसलिए कुछ महिलाएं होती हैं वो घर को जोड़ करके चलती हैं और तुम्हारी जैसे विचार की होती हैं वो बने बनाए घर को उजाड़ देती हैं, जैसे तुमने उजाड़ दिया है। तुमने ना तो अपने पति की मजबूरी को देखा और ना ही तुमने उसकी आय को देखा, और तुमने उसके घर को भी बर्बाद कर दिया दूसरे के साथ जाकर के। इसलिए कभी भी भूल करके महिलाओं को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। वो लड़की रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए और इस प्रकार से मेरा जीवन गुजरता रहेगा। तब वो होटल का मालिक होता है, वो कहता है कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे यहाँ पर रह सकती हो, खाना बना सकती हो और जो कस्टमर आते हैं उनके लिए खाना परोस भी दिया करो, और जिससे जो भी तनख्वाह होगी, जो भी तुम्हारे काम के अनुसार बनेगी, हम तुम्हें दे दिया करेंगे। और खाने पीने की बात रही रहने की, वो मेरे यहाँ पर होता रहेगा, तुम्हें अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो लड़की सुनीता वहीं होटल पर रहने लगती है, ढाबे पर, और खाना बनाती है, कस्टमरों को परोस कर खिलाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, 1 साल लगभग बीत जाती है और उसके बाद में वही चंदू सीबीआई इंस्पेक्टर बन चुका था और वो अपनी गाड़ी से, उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो जाता है और वो अपनी गाड़ी से किसी केस की विवेचना के लिए जा रहा था। तभी उसी ढाबे के पास में पहुंचता है तो वो देखता है कि चलो यहाँ खाना खा करके फिर आगे चलते हैं। तब उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर ऐसा करो, इस ढाबे पर गाड़ी को रोक लो, खाना खाने के बाद आगे के लिए बढ़ेंगे। ड्राइवर वहीं गाड़ी रोक लेता है और सीबीआई इंस्पेक्टर वहां से उतर करके उस ढाबे में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनकी नज़र उसी महिला पर पड़ जाती है जो उनकी पत्नी उन्हें छोड़ करके भाग गई थी। अब वो उसे देख करके एकदम से चौंक जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, और फिर वो महिला जब उनको देखती है, चंदू को, तो वो भी एकदम से परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है और रोने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, पैरों पे गिर जाती है कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो अपनी वर्दी जो पहने हुए थे उस पर सीबीआई लिखा हुआ था। अब वो सोचती है कि ये जरूर कोई अधिकारी बन चुके हैं, तो वो हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहने लगती है साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कोई और नहीं थी, वो उन्हीं की भागी हुई पत्नी थी, सीबीआई इंस्पेक्टर चंदू की। अब वो चंदू उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? जब तुम मुझे छोड़ करके गई थी तो तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि मैं कहीं जा रही हूँ। मैंने कितना परेशान रहा तुम्हारे खातिर, कितना तुम्हें ढूंढा, कहाँ ऐसी जगह थी जहाँ तुम्हें तलाश नहीं किया। तुम्हारे घर वालों को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर तुम चली कहाँ गई थी ये बताओ। तब वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि कॉलेज में जब तुमने मुझे पढ़ने के लिए बिठा दिया, वहीं एक सुंदर से लड़का से मुझे
प्यार हो गया था और वो मुझे प्यार में फंसा करके भगा के ले गया और उसने मुझे एक होटल में ले जा करके बेच दिया। अब वहाँ से किसी प्रकार से चुंगल से निकल करके मैं आई हूँ, तो इस होटल के मालिक ने मुझे काम पर रख लिया है, यहाँ मेरी जीविका चल रही है। यह कह करके वो रोने लगती है और उनके पैरों में गिरने लगती है कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं। तब वो सीबीआई इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैं सीबीआई इंस्पेक्टर बन चुका हूं और किसी केस के सिलसिले में कहीं जा रहा हूं। जब मुझे भूख लगी थी तो मैंने ढाबा देखा तो गाड़ी रुकवा ली, लेकिन यहाँ तो तुम मुझे मिल गई। ये सुनकर के वो महिला और भी ज़्यादा परेशान हो जाती, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, आखिर करूँ तो करूँ क्या। सीबीआई इंस्पेक्टर कहते हैं कि अब मैं इस मामले में क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तुम पहले जब मेरे साथ नहीं रुकी तो अब तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो या रुक सकती हो। तब वो पैरों पे गिर जाती है और कहती है कि साहब वैसे तो मैं आपके लायक रही नहीं, मैंने अपने मन की, लेकिन अगर आपके दिल में जगह हो तो आप मुझे कुछ नहीं तो अपने घर में नौकरानी ही रख लीजिए, जिससे समाज के लोग ये तो कहेंगे कि अपने ससुराल में रह रही है। तब वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं लौट करके आता हूँ तब तुम्हें कुछ बताऊंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे रोज जब लौट करके उसी ढाबे पर आकर के रुकते हैं तब वो अपने पति के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि साहब क्या आपने दूसरी शादी कर ली। चंदू सीबीआई इंस्पेक्टर कहते हैं नहीं, मैंने कोई शादी नहीं की है, मेरा फोकस तो पढ़ाई पर था और उस समय तुमने मेरी पढ़ाई को कोई महत्व नहीं समझा, तुम तो मुझे बेकार आवारा समझ रही थी और तुम्हें तो मॉडल टॉप के लड़के पसंद थे, मैं पसंद भी नहीं था और सारी ख्वाहिशें तुम्हारी मैं पूरी नहीं कर पा रहा था, इस वजह से तुमने अपनी नज़रों में मुझे कुछ नहीं समझा और एक सुंदर से लड़के के साथ भाग गई, उसने तुम्हारी ये दशा कर दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब वो बार बार पैरों में गिर जाती है और उन दोनों की वार्ता होते हुए होटल का मालिक जब देख लेता है तब वो आता है और वो सीबीआई इंस्पेक्टर से वो भी प्रार्थना करने लगता है और कहने लगता है कि साहब हमारी तरफ से इस बेटी को माफ़ कर दीजिए, इसने गलती तो की है, ये हम भी मार रहे हैं, लेकिन इसे प्रायश्चित है अपनी गलती का और अफसोस है, इसलिए जीवन में अभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। तब वो भी अपने कान पकड़ने लगती है, पैरों पे गिर जाती है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, अपना लो, मुझे अपने घर ले चलो, लेकिन जब तक जीऊंगी तब तक तुम्हारे कहे अनुसार चलूंगी, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलूंगी और जैसा भी होगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी, हमेशा आपकी दासी बन करके रहूंगी। सीबीआई इंस्पेक्टर से सभी लोग वहाँ ढाबे पर जो भी कार्यकर्ता होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सब प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, तब वो मान जाते हैं कि ठीक है, आप सब लोग कह रहे हो और ये अपनी गलती को मान रही है, पछता रही है, तो मैं इसे रखने को तैयार हूँ। फिर वो वहाँ से लेकर के चले जाते हैं और मंदिर में एक दूसरे से साथ रहने के वचन भरते हैं और उसके बाद वो अपने घर लेकर के चले जाते हैं, उसके साथ अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इससे क्या सीख मिली? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो भी माताएं बहनें बिना सोचे समझे अपने पति से हट करके कोई गलत कदम उठा लेती हैं या फिर अपने पति की अपनी नज़रों में वैल्यू नहीं समझती, उनकी यही दशा हो जाती है। इसलिए पति कैसा भी हो उसका हमेशा सहयोग करना चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और पति के विचारों से अलग नहीं चलना चाहिए। जो महिलाएं पति के विचारों से अलग चलती हैं उनकी कहीं ना कहीं ऐसी ही स्थिति हो जाती है। इसलिए सदैव अपने परिवार को जोड़ करके रखना चाहिए और हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहिए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे श्रोता हैं जिनका नाम निहाल सिंह यूपी कासगंज से, इन्होंने हमारी वीडियो को पसंद किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संदीप कौर हैं जालंधर पंजाब से, इन्होंने भी हमारी वीडियो को पसंद किया है, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और इसी प्रकार की सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।